जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अगर कहा जाए तो इस वक्त इस बल्ले से जुड़ी हुई थी, इस सिंबल से जुड़ी हुई थी। उनके लीडर्स बार बार ये कह रहे थे कि अगर हमें ये निशान नहीं मिला तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। इस चीज़ का इज़हार उन्होंने अदालत में भी किया और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले आज सुबह हमने एक और चीज़ भी देखी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पे पेश हुए। बुनियादी तौर पे वो उधर भी एक पटिशन उन्होंने दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस पटिशन को उन्होंने वापस लेना था। जब वो वहाँ पे पेश हुए तो काजी फायज ईसा साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं। ये बैरिस्टर गौहर साहब से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनसे उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। अब ये ज़रा आप जहन में रखिएगा कि बल्ले का निशान अगर उनको मिल भी जाए, वो तो अब मिल गया उनको बल्ले का निशान, लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको मुल्क का चीफ जस्टिस भी नहीं पहचानता। तो इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में क्या बैरिस्टर गौहर साहब की ज़ेर क़यादत जो है वो वोटर्स उनको पहचानेंगे, और या फिर सिर्फ काजी साहब भी उनको नहीं पहचानते, बाकी दीगर लोग उनको पहचानते हैं। तो ये बात मैंने उनके एक वकील को से पूछी। मैंने कहा जनाब आपको बल्ले का निशान तो वापस मिल गया है, लेकिन इशू तो ये है कि आपके चेयरमैन को तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने भी नहीं पहचाना। उन्होंने पूछा कि आप कौन है, ये तो हामिद खान साहब का है और ये और वो सारा, वो आपने वीडियो भी देखी होगी, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी लोग शेयर कर रहे हैं। पर एनीवे वो उन्होंने कहा कि जनाब वो चेयरमैन साहब खुद इसलिए पेश हुए थे कि वो अपना केस वहाँ से वापस लेना चाहते थे, जमात का केस, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में था और हमें पता था कि वहाँ से आज कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। और जिस तरीके के हमने वहाँ पे आर्ग्यू किया था, हम पर उम्मीद थे कि हमें बैठ का निशान मिल जाएगा, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद इंसाफ लेने की हमारी ख्वाहिश जो नहीं थी, तो इस वजह से हमने कहा कि पटिशन अपनी वापस ले लें। और चेयरमैन साहब खुद खड़े हो गए, हामिद खान साहब भी उसके अंदर कौंसल थे, चेयरमैन साहब भी कौंसल थे और हामिद खान साहब पीछे ही बैठे हुए थे। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा बैरिस्टर गौहर साहब से कि आप कौन है। तो मैंने कहा जी वो हामिद खान साहब क्यों नहीं खड़े हो गए, वो पहले आ जाते ताकि ऐसी बात ही ना होती। उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब खड़े होते तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने फरमाना था कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, चेयरमैन तो आपका पीछे बैठा हुआ है। मैंने कहा वो तो चेयरमैन को पहचानते ही नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कहना था। उन्होंने कहा हो सकता है उस वक्त वो उनको पहचान जाते, उनको याद आ जाता, क्योंकि आगे जब उन्होंने फैसला लिखवाया वो सारी डिस्कशन हुई बैरिस्टर गौहर से, हामिद खान से, काजी फायज ईसा साहब की, उसमें उन्होंने सीनियर की अदब और वो सारी चीज़ों उसका भी जिक्र किया। और आगे जाके जब फैसला लिखवाया, उन्होंने फैसला लिखवा रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि लिखें जी, उसमें उन्होंने हामिद खान साहब का भी नाम लिया और बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम लिया। तो उस वक्त भी उनको नाम याद आ गया था उनका। तो वो यही कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उस वक्त उनको वो पहचान लेते और वो कहते कि वो चेयरमैन पीछे बैठा है, आप कौन होते हैं दरख्वास्त वापस लेने वाले, चेयरमैन से तो पूछें पहले। तो उन्होंने कहा दोनों सूरतों में हमारे साथ यही होना था और इंसाफ भी इसी किस्म का होना था और इस वजह से जनाब हमने वो अपनी दरख्वास्त वहाँ से वापस ले ली। पर एनीवे ये बड़ी खबर है, उनको उनकी दरख्वास्त वापस मिल गई है। अब देखते हैं कि इलेक्शन में आगे चल के वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो पॉपुलैरिटी वाला इशू है जो मैं तहरीक इंसाफ कहती है कि हम काफ़ी पॉपुलर हैं और बड़े सर्वे वगैरह भी हुए, सहाफ़ियों ने सर्वे किए, हबीब अकरम साहब सर्वे करते रहे, दीगर चैनल्स वाले सर्वे करते रहे, लेकिन जब अब जो हालात ग्राउंड पे वो थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि गरीदा फारूकी साहिबा जो है वो सर्वे कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपको एक सर्वे बताया था कि NA56 का गालिबन कि उसमें कितनी पॉपुलैरिटी है नून लीग की। उसके बाद उन्होंने लाहौर में भी जाके कोई सर्वे वगैरह किए, वहाँ से उनकी कोई वीडियोस वगैरह भी आई और तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर गरीदा फारूकी साहिबा की वो वीडियो भी शेयर की और उसमें उन्होंने लिखा कि द ओनली वे थ्रू विच, उन्होंने कहा कि ये वाहिद तरीका है कि जिसके ज़रिए नून लीग को इलेक्शंस के सर्वे के अंदर जो है वो ऐसे दिखाया जा सकता है या बर्तनी में दिखाया जा सकता है जैसे ये गरीदा फारूकी साहिबा सर्वे कर रही हैं। लेकिन इस ट्वीट के ऊपर गरीदा फारूकी साहिबा ने अपना भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा आप इससे पहले सैकड़ों इन गिनत बार ही मेरे खिलाफ ऐसी झूठी लग और बेबुनियाद किरदार कुशी की मुहिमात चला चुके हैं, हर बार मुंह की खानी पड़ती है, अब भी करके देख ले, मैं सच बोलने, बताने और दिखाने से बाज नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सच दिखाया है, सच बोला है, मैं उससे बाज नहीं आऊँगी सच से मैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपकी फैशिस्ट हुकूमत के हथकंडे बर्दाश्त किए तो अब ये क्या चीज़ है, वैसे जो मर्जी कर ले, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाले और वज़ीर आज़म भी नहीं बनने वाले। और आगे उन्होंने
कहके वाले जो है वो इमोजीज भी शेयर किए। तो उन्होंने कहा गरीदा फारूकी साहिबा ने कि मैं सच बोलती रहूँगी, मैं सच के सर्वे दिखाती रहूँगी, आप जो मर्जी करना है आपने आप करते रहें, मेरी सेहत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात भी आपने सुनी होगी कि इमरान खान जेल में रोए हैं, वो भी मैं ज़रा आपको उसके ऊपर भी मैं आता हूँ ज़रा। पर एनीवे गरीदा फारूकी साहिबा के सर्वे अपनी जगह पे, बाकी सारे जो सर्वे हैं वो इसे कम्प्लीटली ऑपोजिट पिक्चर दिखा रहे थे। लेकिन जो भी गरीदा फारूकी साहिबा को मिला, उन लोगों ने जो बातें की वो आपने सुनी, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी दिखाई। NH56 के जो हल्का है हनीफ अब्बासी साहब वाला, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और बताया कि उनकी 69% पॉपुलैरिटी है नून लीग की, और PTI की गालबन कोई 10% समथिंग है। वहाँ पे जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं तो वो PTI वाले अब वो शेयर कर रहे हैं कि दो बंदों से जिनसे वो बात कर रही हैं, वो दोनों बंदे हनीफ अब्बासी साहब के साथ किसी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। हनीफ अब्बासी साहब बीच में बैठे हुए हैं और वो बंदे दोनों साइड पे बैठे हैं। ये तस्वीर वगैरह भी उन्होंने शेयर की हैं। और वही दो बंदे जो हैं गरीदा फारूकी साहिबा जो है वो उनसे बात कर रही हैं पिंडी के अंदर और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हैं। तो ये इतफाक भी हो सकता है। देखें, हल्के की आवाम है, वो हल्के की आवाम तो अपने लीडर से मिलने जाती है, तो यकीनन ये इतफाक होगा कि वो जो दो बंदे हनीफ अब्बासी साहब के साथ बैठे हुए हैं किसी जगह पे, ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, वही दो बंदे उसी हल्के के ना। या तो होता ना कि गरीदा फारूकी साहबा यूगोस्लाविया से दो बंदे ले आती हैं और वो उन बंदों से पूछ रही होती है, अंग्रेज खड़े होते हैं और उनसे वो पूछ रही होती हैं आप किसको वोट देंगे, और वो कहते हैं हम नून लीग को वोट देंगे। तो फिर तो कोई इतराज करता। तो हल्के की आवाम है, तो हल्के की आवाम से उन्होंने पूछना है। पर एनीवे वो पहले भी कह चुकी हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म शुदा है, ग्राउंड पे ख़त्म शुदा है। ये वही ख़त्म शुदा है जिसका कोई टिकट भी नहीं लेता था और अब कहा जा रहा है कि इसका टिकट करोड़ों रुपए का बिक रहा है और लोग टिकट के लिए एहतजाज कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि वो जो सहाफ़ी दोस्त और दीगर सियासतदान कहते थे इसका कोई टिकट नहीं लेगा, अब वही दोस्त कह रहे हैं देखें जी टिकटें बेची जा रही हैं, 4-4 करोड़ का टिकट बिक रहा है। तो इसका तो किसी ने टिकट ही नहीं लेना था, अचानक टिकट बिकना क्यों शुरू हो गया, ये एक अलग बहस है। पर एनीवे ये जो नए सर्वे आए हैं उनके मुताबिक तो PTI ख़त्म शुद और नून लीग जो है वो बहुत आगे है। बाकी वो जो तहरीक इंसाफ वालों ने वीडियोस वगैरह शेयर की हैं, दीगर लोगों ने, अवाम ने वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर की हुई हैं, उस तरह के हथकंडे जो हैं गरीदा फारूकी साहबा ने फरमाया कि मेरे खिलाफ पहले भी इस्तेमाल होते रहे, तो मैं जो है इससे जो है कोई डरने वाली नहीं हूँ। हालात ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और PTI जो है इस हवाले से, उनके हवाले से जो कह रही है वो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। अच्छा जी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया है कि मियाँ साहब के खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने साजिश की थी, ये एक तरह से आलमी साजिश थी और 2 आर्मी चीफ उसमें मुलविस थे। उन्होंने राहिल शरीफ साहब को भी और जनरल बाजवा साहब को भी, दोनों के नाम ले दिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों, ये वो शख्सियात हैं जो इसमें शामिल थी। एक आर्मी चीफ भी नहीं, मतलब 2 आर्मी चीफ इसमें मुलविस थे। वो तो बास टाइम तो ये होता है ना कि जी वो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, जिस तरह खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, दीगर लोग भी लगाते रहे हैं, माजी में भी लगते रहे। लेकिन नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए जो साजिश हुई थी उसमें 2 आर्मी चीफ मुलविस थे, राहिल शरीफ साहब भी मुलविस थे और जनरल बाजवा भी मुलविस थे। और वो बार बार इस तरह की बातें उनसे आ रही हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात वो इदारों के ऊपर लगा रहे हैं। आई डोंट नो अब वो इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आएगा राहिल शरीफ साहब की जानिब से या जनरल बाजवा की जानिब से, मेरा नहीं ख्याल कोई रद्द-ए-अमल आएगा इस पर। लेकिन ये इल्ज़ाम उन्होंने बड़ा संगीन नौयत का लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई एक आर्मी चीफ का मसला नहीं था, पहले तो कहा जाता था ना कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़, अब तो उन्होंने राहिल शरीफ साहब के हवाले से भी कह दिया है। अब इससे पीछे पता नहीं वो किधर तक जाएंगे, अगला कोई उनका बंदा किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। लेकिन ये संगीन इल्ज़ाम गुज़िश्ता रात उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में लगाया। अच्छा, वैसे मियाँ साहब की तायात नाअहली वाला मसला तो हल हो गया है। अब आपको पता है वो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है और सारा ग्राउंड उनके लिए सेट है और वो सारी सीट एडजस्टमेंट वगैरह भी हो रही है, वो भी हमारे सामने है। पर जो ताहियात नाअहली का केस है उसके हवाले से फैसल जो चौधरी हैं, फैसल फरीद चौधरी, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट की हुई है आज और उस ट्वीट में लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग, यानी दिलचस्प, PLD 2012 यस कोयटा। उन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो एक किताब में होते हैं, ये मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, उसको PLD कहते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि डिसक्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड परपेचुअल, यानी दायमी जो है उसको कहा गया था कि ये मुस्तकिल होता है। 2012 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के लिखे गए एक फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62 के तहत होने वाली नाअहली की मुद्दत मुस्तकिल होगी।
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا تھا، وہ فیصلے کی انہوں نے اسکرین شاٹس اور وہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں فیصل چودھری صاحب نے. تو یہ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کے حوالے سے یہ موقف تھا، اب یہ موقف تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کیس کی کوئی چیزیں ڈیفرنٹ ہوں اور اوور دا ایئرز اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو، یا آئی ڈونٹ نو اس کیس کے کیا میرٹ تھے. پر اینی وے فیصل فرید چودھری صاحب نے یہ شیئر کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کیس چل رہا تھا، اس پہ انہوں نے کافی اعتراضات کیے، خط وغیرہ بھی لکھا، جو شو کاز نوٹس آیا تھا اس کا جواب بھی دیا. جسٹس اعجاز احسن صاحب نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے یہ کارروائی چلائی جا رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے جو ذکر ہوا وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اپنے جو اختلافی نوٹ ہے غالباً اس کے اندر اس چیز کو مینشن بھی کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس کے اندر یہ پرنسپل سیٹل ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جائیدادیں نکلی تھیں ان کی فیملی کی، برطانیہ میں ان کی اہلیہ اور بچوں کے نام پہ تھیں، اور وہ کیس پھر آگے نہیں چلا تھا اور اوپن کورٹ میں کیس آ گیا تھا، اور پھر وہاں پہ وہ سارا معاملہ ایک طرح سے روک دیا گیا تھا اور اس میں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو گیا تھا. اور اسی کیس کا حوالہ یہاں پہ بھی دیا، اور مظاہر نقوی صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ میرا کیس بھی سپریم کورٹ میں چلایا جائے. جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل میں روک دی گئی تھی، میرے خلاف بھی کارروائی روکی جائے اور اوپن عدالت میں ثبوت رکھے جائیں، اوپن عدالت میں بات ہو. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ان کو گزشتہ روز بھی سٹے نہیں ملا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی بیٹھے ہوئے اور ان کے اپنے کیس کی مثال ہے، لیکن اس کے باوجود کیس چلتا رہا. اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے حالات کے اندر میں کام نہیں کر سکتا، لہٰذا میں آج سے ہی مستعفی ہو رہا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، میرے خلاف جو بھی ریفرنس آیا اور جن لوگوں نے کیا، پہلے وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے ملے، شہباز شریف سے ملے، اور یہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے اور یہ ایک سیاسی بنیادوں کے اوپر مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جس قسم کے حالات ہیں ان حالات میں ٹائم نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ مستعفی ہو گئے. پی ٹی آئی کے بہت سارے جو لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ پھر اپیلوں میں منظور ہوئے، کچھ جو ٹریبیونل سے منظور نہیں ہوئے وہ ہائی کورٹس میں گئے. اسی طرح عالمگیر خان صاحب، ان کے کراچی سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے وہ لگا کیس، جو ان کی آئینی پٹیشن تھی وہ لگی، اور وہاں پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کس قسم کے آپ لوگ فیصلے دے رہے ہیں، کیا پوری دنیا کے سامنے ہم مذاق بنے ہوئے، کیا الیکشنز ایسے کروائے جاتے ہیں. بڑے سخت انہوں نے ریمارکس دیے اور انہوں نے اجازت دے دی عالمگیر خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی. آخر میں کیا عمران خان صاحب جناب روئے ہیں؟ جاوید چودھری صاحب نے وہ خبر دی کہ جی وہ روئے ہیں. میرے خیال میں کسی نے ان کو درست خبر نہیں دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی بھی موقع کے اوپر روئے نہیں، بلکہ ان کی باڈی لینگویج پہلے سے بھی زیادہ اگریسو ہے، پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. جو صحافی کچھ ایک دو اندر گئے ہیں انہوں نے ان کو دیکھا ہے، جو وکلا جاتے ہیں، جو بھی آپ کے جس بھی آپ ذرائع سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کانفیڈنس آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے. اور جو آرٹیکل ہے اکانومسٹ کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو روتا ہے وہ اس طرح کے آرٹیکلز نہیں لکھتا. اور اس کے حوالے سے جو خبریں آئی تھیں کہ وہ کسی اور نے لکھا تھا یہ اور وہ، اس کے اوپر بھی خان صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا، تحریک انصاف نے بھی بالکل کلیئر کر دیا. اور ان کا جو موقف ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے، بلکہ جو خان صاحب کا موقف ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ ان کے وکلا بھی باہر آ کے نہیں لیتے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. عمران خان کہتا ہے سزا مجھے ہونی ہے، میں جیل میں ہوں، تمہیں کیا ہے، جاؤ یہ موقف لو. میں یہ کہہ رہا ہوں میری طرف سے یہ کہو کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اعتبار نہیں کرتا ہوں، ان کی عدالت سے مجھے کسی قسم کا انصاف نہیں ملے گا. جو شیر افضل مروت نے کہا تھا یہ ایگزیکٹ وہ ورڈز ہیں جو خان صاحب نے کہے تھے، لیکن ان کے وکلا کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے نا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اسی قسم کی بات وہ کرتے ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد کے، ان کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف شکایت درج کی جائے، ریفرنس دائر کیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے. اور وہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں. بعد میں پھر ان کے ایک وکیل نے عدالت میں اس حوالے سے بات بھی کی اور وہ معاملہ بھی میڈیا میں پھر رپورٹ بھی ہوا. تو نہ عمران خان صاحب روئے ہیں، بلکہ ان کا جو موقف ہے اس میں سختی آئی ہے، دن بدن نرمی کوئی نہیں آئی. اور یہ جو رونے کی خبر ہے اس میں رتی برابر بھی کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.